हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स शो। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूं 12 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, हम अपने करंट अफेयर्स शो में जो है हल्का सा बदलाव कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि अपने करंट अफेयर्स शो को 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कितने? 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें पहला होगा टॉप न्यूज ऑफ द डे, दूसरा होगा आपका करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, तीसरा होगा आपका आज के किसी टॉपिक पे डिस्कशन, करंट अफेयर का टॉपिक ही लेंगे, और चौथा होगा आपका जीके। सो ये जीके जो है हम आज के करंट अफेयर से निकालेंगे, और जीके आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि करंट अफेयर पे बेस्ड रहते हैं, किसी भी एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अंत तक जो है इस शो को देखना नहीं भूलिएगा, और आपके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए मैं जो है अपना करंट अफेयर शो कोशिश करूंगा कि 25 मिनट के अंदर ही खत्म कर दूं, और ये मेरी कोशिश रोज रहेगी कि कितने मिनट में, just in 25 minutes. I don't want to extend it to 1 hour where the user loses the interest. इसके अलावा जो है हम लोग जो है प्लस साइड में ऑप्शंस भी डिस्कस करते चलेंगे, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा जीके भी मिल सके। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर शो। लेकिन उससे पहले आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, और जिस भी स्टडी ग्रुप में है वहां शेयर करें, सो दैट द बेनिफिट रीचेस द मैक्सिमम। एंड जी हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन लेटेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स का डेली मिलता रहे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये करंट अफेयर हम 25 मिनट में जरूर करेंगे, लेकिन हम धापा धापी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप लोगों को जरूर लगेगा कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर शो हमारा किससे? बढ़ते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे में। तो पहला टॉप न्यूज ऑफ द डे है, नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन लॉन्चेस एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल चिल्ड्रन। सो सिंस द टाइम 59 चाइनीज एप्स हैव बीन बैंड इन इंडिया, यानी कि जब से 59 चाइनीज एप्स को बैन किया गया है, तब से जो है भारत में ऐप डेवलपमेंट को लेकर सरकार भी जो है काफी एक्टिव हो गई है, और प्लस बाकी लोग भी बहुत एक्टिव हो गए हैं। आप देख रहे हैं चिंगारी, रपोसो, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं जब से 59 चाइनीज एप्स बंद हुए हैं। तो उसी की लीग में और एक स्टेप है क्या, तो एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि स्कूल के बच्चों को जो है एटीएल ऐप डेवलपमेंट जो है मॉड्यूल दिया जाएगा, जिससे वो लोग ऐप डेवलपमेंट जो है कर सकें। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, और किसके अंतर्गत? तो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत। ये कब लॉन्च हुआ था? तो इसकी घोषणा जो हुई थी तो 15 अगस्त 2015 में जो है इसकी घोषणा की थी, और इसको लॉन्च किया गया था कब? तो 16 जनवरी 2016 में। कब लॉन्च किया गया था? तो 16 जनवरी 2016 को, यानी कि आज से 4 साल पहले जो है इसको लॉन्च किया गया था, अटल इनोवेशन मिशन को। अब नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग जो है ये आपका 2015 में आया था। ठीक है, कब आया था? ये आपका 2015 में नीति आयोग आया था, यानी कि 1 जनवरी 2015 को, और इसने जो है अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन उसको रिप्लेस किया था। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? जो जैसे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन रहते थे? प्रधानमंत्री। सो वैसे भी नीति आयोग के भी चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन है आपके राजीव कुमार, जो कि एक वेल नोन रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, और जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत। तो ये 3 चीज आपको मैंने बता दी, आपको इतना जानकारी यहां से मिल जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा है हमारा ली सिन लुंग विंस सिंगापुर जनरल इलेक्शंस। तो ली सिन लुंग जो है ये इन्होंने सिंगापुर का जनरल इलेक्शन जीता है। तो देख लेते हैं कौन है वो। तो ये रहे आपके ली सुन लुंग, तो ये रहे आपके ली सुन लुंग, इन्होंने जीता है। और कल जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनको बधाइयां दी इनके इलेक्शन जीतने पे। और इनकी जो पार्टी है पीपल एक्शन पार्टी, ये 1965 से ही सिंगापुर में राज कर रही है, और 1965 में सिंगापुर जो है ये फ्रीडम, इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। और ये जो है इसका कैपिटल क्या है? ये सिंगापुर सिटी है, और ये एक सिटी स्टेट भी है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड है। इट इज आल्सो अ सिटी स्टेट सिंगापुर। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनटीपीसी सिंगरौली यूनिट 1 इमर्जेस टॉप परफॉर्मिंग प्लांट इन Q1। ठीक है, सो एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी की सिंगरौली यूनिट 1 जो है ये क्या है? ये टॉप परफॉर्मिंग प्लांट Q1 में जो है ये हुई है। ठीक है, अब एनटीपीसी की बात करें तो ये लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट है इंडिया का, नेशनल थर्मल आपका क्या है? पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट है, और ये 1975 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले। अगला है वर्ल्ड ऑब्जर्व्स मलाला डे ऑन जुलाई 12। मलाला आप लोगों को पता है कौन है? मलाला आपकी ये रही,
तो ये रही आपकी मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी यंग गर्ल है, जो कि विमेन एजुकेशन को लेकर बहुत ही एक्टिव है। और यूएन ने 2013 में मलाला डे जो है ऑब्जर्व करने की घोषणा की थी। तो 12 जुलाई ही क्यों? क्योंकि 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई का 1997 में क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। इस दिन ये इनका जन्म हुआ था इस दिन। और 2000 ये न्यूज में कब आई थी? ये 2012 में जो है, जब तालिबानियों ने इनको सर में गोली मारी थी, तब ये न्यूज में आई थी। और 2014 यानी 2014 में जो है इनको क्या मिला था? इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ, जिनकी एजेंसी क्या है कैलाश सत्यार्थी की? तो बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, BBA, बचपन बचाओ आंदोलन किसका है? तो कैलाश सत्यार्थी का। तो उन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज 2014 में मिला था और अब तक की ये सबसे यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर है, ठीक है। मात्र 17 साल में इनको ये मिला था। तो आपको यहां से इतनी जानकारी जो है मलाला डे से संबंधित मिल जाती है। कब आया था? 2013 में इसकी अनाउंसमेंट की थी किसने? तो यूएन ने। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि गौरंग लाल दास इज द नेक्स्ट इंडिया इनवॉय टू ताइवान। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि कल जो है ताइवान ने जो है अपना इनवॉय इंडिया के लिए नियुक्त किया था और आज जो है इंडिया ने ताइवान में अपना जो है इनवॉय नियुक्त किया है, जिनका नाम है गौरंग लाल दास। और ये सब आ रहा है जब हमारा जो है चाइना से काफी जो है बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ चल रहा है। हालांकि अब डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चालू हो गया है, बट वो जब तक कि पूरा वेरीफाई नहीं होता चाइना पे, वैसे भी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना की जो है अब इट्स अ इमर्जिंग सुपर पावर और एक नेचुरल कोरोलरी होता है क्या इमर्जिंग सुपर पावर का? तो एक्सपेंशनिज्म, यानी कि विस्तारवाद। लेकिन आज के इस डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, आज के जहां पे वर्ल्ड में जहां ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, वहां पे अब विस्तारवाद नीति उतनी चलने वाली नहीं है, और जिसका खंडन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लद्दाख विजिट के दौरान किया था। अब गौरंग लाल दास की बात करें तो ये रहे गौरंग लाल दास, यहां पे आप नीचे देख सकते हैं, ये है गौरंग लाल दास, ठीक है। और कल जो ताइवान के हुए थे उनका नाम क्या है? बेशुयंग गेर, ठीक है। कल का आप वीडियो देख सकते हैं इसके लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन नहीं, न्यूज, सॉरी। यूएस एरोस्पेस मेजर बोइंग completes delivery of 37 military helicopters to India. So US एरोस्पेस मेजर बोइंग ने इसके लिए जो है 2015 में डील साइन की थी इंडिया के साथ, जब जो है यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। और तब हुआ था कि बोइंग जो है इंडिया को 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स देगा, जिसमें से 22 जो होंगे वो अपाचे होंगे और 15 जो होंगे वो चिनूक होंगे। तो अपाचे, चिनूक, 22, 15 कौन? तो बोइंग, ठीक है। इसकी डिलीवरी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। और ये सारे अभी लद्दाख बॉर्डर में क्या सर्वे, मतलब कि ये लोग ये डिप्लॉय किए गए हैं, ये सारे के सारे अपाचे और चिनूक। ओके, चलिए अगला न्यूज है, वर्ल्ड लीडर्स जॉइन बॉस्नियंस टू मार्क 25 ईयर्स ऑफ स्रेब्रेनिका जेनोसाइड। तो स्रेब्रेनिका जेनोसाइड आपको ये याद रखना है, क्योंकि स्रेब्रेनिका जो है ये एक टाउन है। कहां पे है ये टाउन? तो ये टाउन है आपका बॉस्निया और हर्गेज़ोविना में सॉरी, तो ये टाउन कहां है आपका? बॉस्निया और हर्गेज़ोविना में, ठीक है। और इसकी जो है यहीं पे क्या हुआ था, 11 जुलाई 1995 में, आपको ये डेट याद रखना है, 11 जुलाई 1995 को वहां पे बॉस्नियन मुस्लिम्स का, बॉस्नियन सर्ब्स द्वारा क्या हुआ था? जेनोसाइड हुआ था। और एक ही दिन में 8000 मुस्लिम यानी बॉस्नियाक्स, क्या? बॉस्नियाक्स, ठीक है, आपको याद रखना है। यहां पे मैं लिख दूं बॉस्नियाक्स, ठीक है। तो बॉस्नियाक्स जो है ये बॉस्नियन मुस्लिम्स है, इनका क्या हुआ था? जेनोसाइड हुआ था, कत्ले आम हुआ था, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब हमारा आज लास्ट न्यूज ऑफ द डे है, वेटरन बीबीसी ब्रॉडकास्टर कैलाश बुधवार पासेस अवे। तो कैलाश बुधवार कौन थे? तो ये रहे आपके कैलाश बुधवार। ये जो थे, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू हेड एनी बीबीसी सेक्शन इन 1979। तो ये हिंदी सेक्शन के काफी दिन से जो है ये हेड थे। कौन? तो कैलाश बुधवार, इनका जो है निधन हो गया कल रात में। तो ये कौन है? He was the first Indian to head any BBC section, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम अपना टॉप न्यूज ऑफ द डे समाप्त करते हैं। और दोस्तों मेरे को यहाँ पे और एक चीज बताना है कि हमारा जो है करंट अफेयर यूनिवर्स के नाम से एक फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है, आप लोग जो है वो भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे जो है इमेजेस के थ्रू काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में काफी मददगार साबित होगा। ओके, चलिए
अब बढ़ते हैं अपने किस तरफ, तो अपने करंट अफेयर क्वेश्चंस की ओर रुख करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच यूएन एजेंसी पब्लिश्ड द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020। तो किस संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, यूएनओडीसी। क्या है करेक्ट ऑप्शन? सी, यानी कि यूएनओडीसी। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं ये सारी एजेंसीज के हेडक्वार्टर और चीफ कौन है, ठीक है, उसके बाद हम बाकी चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो यूएनडीपी जो है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, फाउंडेड 22 नवंबर 1965, हेड है अशीम स्टेनर। यूएनईपी जो है आपका नैरोबी में है, ये फाउंडेड हुआ था 5 जून 1972, और 5 जून को और क्या होता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता लगा क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, क्योंकि इसी दिन यूएनईपी की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन दोनों में अंतर है, ओके। और हेड कौन है, तो हेड है आपके इंगेर एंडरसन। फिर तीसरा है यूएनओडीसी, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन था, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसका हेडक्वार्टर है आपका वियना, ये 1997 में फाउंड हुआ था, और इसके हेड कौन है, ये है गादा वैली, जो कि इजिप्ट के हैं। क्या, कहां के, इजिप्ट के हैं, ठीक है। अब तीसरा आता, चौथा है WTO, ठीक है, WTO। तो मैं आपको यहां पे एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूं कि WTO हालांकि यूएन के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन जो है WTO यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इनमें से कौन सी यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। तो आपको याद रखना है WTO बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये 1 जनवरी 1995 को मतलब किसके जरिए आया था, ये मराकेश अग्रीमेंट के जरिए आया था। किसके जरिए, तो मराकेश एग्रीमेंट के जरिए जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इसके हेड है पास्कल लैमी। और 1 जनवरी 1995 में जब ये आया था तो इसने रिप्लेस किसको किया था, तो गैट, ठीक है, गैट 1948। सो गैट क्या था, तो ये गैट था आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करके WTO आया था। तो इतनी जानकारी आपको यहां से मिलती है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारे को इस रिपोर्ट में क्या है वो भी देखना है, ठीक है। तो क्या है, तो यहां देखते हैं, ठीक है। सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट ये यूएनओडीसी ने पब्लिश किया है, और इसमें ये कहा गया है कि जितने भी ज़ूनोटिक डिसीजेस हैं, यानी कि जो जानवरों से ह्यूमन में आते हैं, ये सारे इन्फेक्शियस हैं। लगभग कितने, 75% ऑफ ऑल इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस, जिसमें कोरोना वायरस भी इंक्लूडेड है, वो क्या है, ज़ूनोटिक डिजीज है। और ये क्यों आ रहा है, ये बेसिकली क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ यानी वाइल्ड एनिमल्स में जो बहुत बड़े पैमाने पे जो ट्रैफिकिंग हो रही है, इलीगल ट्रेड हो रही है, उसके कारण क्या है कि ये सारे इंफेक्शियस डिजीज इमर्ज हो रहे हैं, और उसमें कोरोना वायरस भी इंक्लूडेड है। तो क्या वार्न किया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट ने, कि नाउ वी मस्ट ब्रिंग डाउन द इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। क्या हमें करना है, इलीगल ट्रेड वाइल्ड लाइफ में कम करना है, बिकॉज इट हैज इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड प्लस ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो। और अभी हमको अगर अभी भी सीख नहीं मिलती है, तो शायद आगे आने वाले दिनों में हम और बहुत सारे जेनेटिक डिजीज देखेंगे जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करेंगे, और बहुत बड़े पैमाने पे फिर जो है तबाही मचेगी। कोरोना वायरस तो तबाही मचा ही रहा है, ठीक है। अब इसमें और एक बात कही गई है, क्या बात है, इसमें यह कहा गया है कि पेंगोलिन्स आर द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स इन द वर्ल्ड। तो पेंगोलिन्स जो है ये क्या है, ये मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स इन द वर्ल्ड हैं। तो 2014 से 2018 के बीच में ऐसा पाया गया कि मोर देन 6000 पेंगोलिन्स हैव बीन ट्रेडेड फॉर देयर स्किन। किसके लिए, अपनी स्किन के लिए। उसके ऊपर जो हार्ड शेल होता है ना पेंगोलिन के, तो उसके लिए जो है वो लोग दवाई में इस्तेमाल करते हैं। और मेनली जो है इनका डेस्टिनेशन कहां है, ये सारे इलीगल ट्रेड का पेंगोलिन्स का डेस्टिनेशन कहां है, आपका चाइना जाता है। सब कहां जाता है, चाइना में जाता है, ठीक है। अब यहां पे इतनी जानकारी हमारे को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट से मिल जाती है। लेकिन दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने और भी कुछ चीजें डिस्कस की थी, तो वो मैं फ्लैशबैक के रूप में आपको देता हूं। मैंने एक और सेक्शन चालू किया फ्लैशबैक, जिसमें हम लोग देखते हैं कि अभी हमने रिसेंट में कौन सा करंट अफेयर कवर किया, जिससे कि आप लोगों को क्या होता है, आप लोगों को रिवीजन करने में काफी मदद होती है, ठीक है। तो क्या है, ZSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कोलकाता में हेडक्वार्टर है, ठीक है, जिसका तो उसने पेंगोलिन इंडेक्सिंग सिस्टम बनाया है, किस लिए, टू ट्रैक इलीगल ट्रेडिंग ऑफ पेंगोलिन्स। दूसरा है वर्ल्ड जूनोसिस डे,
ठीक है, वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है ये जुलाई 6 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? तो जुलाई 6 को जो है ये वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लुईस पास्चर, जिसे हम लोग वैक्सीनेशन का फादर भी कहते हैं, किनको? लुईस पास्चर को। ठीक है, तो इन्होंने जो है 1885 में पहली बार किसी जेनेटिक डिसीज के अगेंस्ट वैक्सीनेशन दिया था, एक 9 साल के बच्चे को जिसको कुत्ते ने काट लिया था। तो किसके अगेंस्ट? रेबीज के अगेंस्ट इन्होंने ये वैक्सीन दिया था और ये सक्सेसफुली एडमिनिस्टर किया था। ठीक है, लुईस पास्चर, फादर ऑफ वैक्सीन। ठीक है, कौन? तो लुईस पास्चर। तो इसीलिए हम लोग वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाते हैं। कब? तो जुलाई 6 को। ओके, अगला है हमारा यूएनईपी एंड इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव पब्लिश्ड प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट पैंडेमिक रिपोर्ट रिकमेंडिंग 10 स्टेप्स। सो यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों ही नैरोबी में बेस्ड हैं। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया है, क्या नाम है? प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट पैंडेमिक, जिसमें उन्होंने 10 स्टेप्स दिए हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट पैंडेमिक रिपोर्ट किसने पब्लिश की है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इतनी जानकारी यहां से मिल जाती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, so for which sustainable development goal a global acceleration framework has been launched by UN। so किस सतत विकास लक्ष्य के लिए यूएन द्वारा एक ग्लोबल एक्सेलरेशन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। और इसमें है क्या? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में ये सारे देख लेते हैं यहां पे। तो एसडीजी 6 में है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। एसडीजी 2 में क्या है? जीरो हंगर। एसडीजी 8 में है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और एसडीजी 9 में है एसडीजी 9 में है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपको याद रखना है। और अभी जो है हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हुई थी तो हमने कब मनाया था? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है हमने मनाया था 29 जून को, जब महानलोबिस, प्रोफेसर महानलोबिस का क्या है? जन्मदिन रहता है। उस दिन हमने जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। तो 29 जून को हमने मनाया था। तो उसका थीम क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और किस पे फोकस था? एसडीजी 3 और एसडीजी 5 पे। तो एसडीजी 3 और एसडीजी 5 किस पे है? तो ये है आपका विमेन पे। किस पे बेस्ड है? तो आपका विमेन पे है। ठीक है, एसडीजी 3 और एसडीजी 5। तो ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे का थीम था। ये कब था? 29 जून को हमने मनाया था। दूसरा जो फ्लैशबैक है वो क्या है? कि दूसरा फ्लैशबैक है कि अभी हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2020 आया था और जिसमें इंडिया का जो रैंक है वो कितना रहा है? 170वां रैंक रहा है। कुल कितने देशों में? तो कुल 166 देशों में। और स्वीडन जो है इसमें टॉप पर है। कौन है टॉप पर? स्वीडन टॉप पे है। और लोवेस्ट कौन है? तो वो है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वो लोवेस्ट 166 पोजीशन पे है। ओके, चलिए यहां से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ड्रग हैज बीन अप्रूव्ड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज ऑन कोविड-19 पेशेंट्स। तो कोविड-19 रोगियों पर प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए कौन सी दवा डीसीजीआई द्वारा अनुमोदित की गई है? तो कल जो है एक दवाई को अनुमोदित किया गया है और ये किसको? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इटोलिजुमैब। किसको? तो इटोलिजुमैब को। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। बाकी दवाई देख लें तो कोरोनिल, ये पतंजलि द्वारा लाई गई थी आयुर्वेद, जिसको कि एक तरह से समझ लीजिए कि बैन ही कर दिया गया है। और ये हालांकि एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता, लेकिन पतंजलि ने इसको ऐड क्या किया कि ये जो है कोरोना वायरस को एकदम ठीक कर देता है। ये दवाई के रूप में इसका ऐड किया, जबकि कोरोनिल क्या है कि इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है, फिर टोसालिजुमैब। तो टोसालिजुमैब जो है कल जो है आईसीएमआर ने गाइडलाइन दी कि टोसिलिजुमैब और रेमडेसिविर का जो है लिमिटेड केसेस में ही यूज करना है। तो उसके जो यूज पे जो है उसने क्या किया है? लिमिटेशन लगाया है। किसने? आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसके की चेयरमैन कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव।
कौन कौन सी है? टोसिलिजुमब और रेमडेसिविर। ठीक है, इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि इसका लिमिटेड यूज करना है। और हमारा लास्ट है कोवैक्सिन। सो कोवैक्सिन जो है ये भारत की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है, जिसको कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या दिया है? अनुमति दी है कि आप ह्यूमन ट्रायल्स करें। तो ये डेवलप किसने की है? ये आपका भारत बायोटेक ने। ठीक है, और भारत बायोटेक के चेयरमैन कौन है? तो एल.ए. कृष्णा। ठीक है, सो कोवैक्सिन भारत बायोटेक पहली दवाई जिसको कि ह्यूमन ट्रायल के लिए वो किया गया है, और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और कौन है? एल.ए. कृष्णा इसके चेयरमैन है भारत बायोटेक के। अब बाकी चीजों को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हम जब से देख रहे हैं कि जब से कोरोना वायरस आया है तब से डीसीजीआई जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स को जो है यूज करने की बात कह रहा है। तो यहां देख लेते हैं कि ड्रग, पहले तो ड्रग इटोलिजुमब के बारे में जान लेते हैं। सो ड्रग इटोलिजुमब जो है ये साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम जो कोविड-19 के पेशेंट्स में पाया जाएगा। क्या? तो साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। ठीक है, जो कोविड-19 के पेशेंट्स में पाया जाएगा उन्हीं में केवल यूज होगा ट्रीटमेंट के लिए। अब ये साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम है क्या? तो ये क्या है? एक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, जिसमें क्या होता है कि जलन सी होती है। ठीक है, क्या होता है? जलन सी होती है, इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसमें फीवर होता है, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन होते हैं, और क्या होता है? शिमरिक एंटीजन रिसेप्टर जो है इसमें सेल थेरेपी के टाइम जब एंटीजन रिसेप्टर सेल थेरेपी होती है तब मतलब कि ये सारे सिंड्रोम जो है निकल कर आते हैं। तो क्या है आपका? इटोलिजुमब। और ये इटोलिजुमब जो है ये कौन बना रहा है? ये आपका बायोकॉन बनाता है। कौन? तो बायोकॉन बनाता है, और ये ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग है। किसके लिए? तो सोरियासिस के लिए। सो सोरियासिस के यूज में कौन सी ड्रग यूज होती है? इटोलिजुमब। और कौन बनाता है? बायोकॉन। ओके, अब यहां देखते हैं फ्लैशबैक में कि ज़ाइकोव डी। सो ज़ाइकोव डी दूसरी इंडिजिनियस दवाई है जिसको डीसीजीआई ने अप्रूव किया है। वो जाइडस कैडिला की है। किसकी है? जाइडस कैडिला की, जिसके चेयरमैन कौन है? पंकज पटेल। कौन है चेयरमैन? पंकज पटेल। और कोवैक्सिन ऑफ भारत बायोटेक ये अप्रूव फॉर ह्यूमन ट्रायल्स है। कोवैक्सिन का मैंने पीछे डिस्कस कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ड्रग जो है अप्रूव की गई है भारत में कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। सबसे पहले फेबी फ्लू। तो फेबी फ्लू को है ये फेविपिरावीर का जो है जेनरिक ड्रग है, कंपनी ग्लेनमार्क है और चेयरमैन है ग्लेन सल्दानहा। फिर डेक्सामेथासोन ये स्टेरॉइड है जो कि यूके के ट्रायल्स में काफी कारगर साबित हुई थी। इसको भी जो है अप्रूवल दे दिया है डीसीजीआई ने कि इसका यूज किया जाए। फिर है आपका कोविफोर। तो कोविफोर जो है ये जेनेरिक ऑफ रेमडेसिविर है, जिसे हेट्रोड्रग्स ने बनाया है, और जिसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर बीपीएस रेड्डी। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद में। फिर आपका सिप्रेमी है। सिप्रेमी जो है ये भी जेनरिक ड्रग है रेमडेसिविर का, जिसको सिप्ला बना रहा है, और चेयरमैन है इसके उमंग बोहरा, और 1930s में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो सिप्रेमी, कोविफोर, डेक्सामेथासोन और फेबिफ्लू। तो इन सब में जो है डेक्सामेथासोन जो दवाई है उस पे काफी उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि ये काफी लार्ज ट्रायल पे ये जो है ये बेस्ड है डेक्सामेथासोन। ओके, अब यहां पे और एक इंफॉर्मेशन लेते जाइए। सो फेबिफ्लू रेमडेसिविर के हिसाब से कहना यह है कि पहली ओरल दवाई है जो कि कोविड-19 पेशेंट्स को दी जाएगी। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी इयर्स ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन इज डन। सो अखिल भारतीय बाघ अनुमान कितने वर्षों में किया जाता है? सो टाइगर सेंसस है ये। ठीक है, क्या है? टाइगर सेंसस। ये कितने साल में एक बार किया जाता है आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 4 साल में एक बार। कितना? तो 4 साल में एक बार। तो जो लास्ट सर्वे हुआ था वो कब हुआ था? 2018 में। और उससे पहले सर्वे कब हुआ था? 2014 में। और उससे पहले 2010 में। ठीक है, अब मैं 2010 पे गया क्यों? तो मैं अगर बात करूं, यहां देखिए कि पहली बात तो हम जान लेते हैं कि टाइगर सेंसस न्यूज में क्यों था जबकि 2018 की बात हुई है। क्योंकि टाइगर सेंसस जो 2018 में हुआ था उसके अंतर्गत जो कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे किया गया था, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट था और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और इसकी जानकारी जो है हमारे पर्यावरण मंत्री कौन? प्रकाश जावड़ेकर ने दी। ठीक है, कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे कब यूज हुआ था? टाइगर सेंसस 2018 में, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके, अब जब टाइगर सेंसस 2018 की बात हुई है तो हमें इसके बारे में भी जानकारी ले लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि हमने टाइगर के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया है
3-4 दिन वीडियोस में पहले, आप मेरे वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मुझे ठीक से याद नहीं है, 6 या 7 जुलाई का वीडियो है, उसमें हमने टाइगर सेंसस पे डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो टाइगर सेंसस 2018 जो है उसके हिसाब से भारत में कुल 2967 टाइगर्स हैं। कितने? 2967 टाइगर हैं, और ये जो टाइगर पॉपुलेशन है पूरे विश्व का 75% कंस्टिट्यूट करता है। और अगर बात करें, जब मैंने कहा ना कि 2014 फिर 2010, तो 2010 में क्या था कि सेंट पीटर्सबर्ग में जो 12 टाइगर नेशंस हैं जहां पे प्रीडोमिनेंटली टाइगर पाए जाते हैं, तो सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुआ था। तो उस दौरान जो है एक गोल रखा गया था। गोल क्या था कि 2022 तक हमारे को टाइगर का पॉपुलेशन डबल करना है। तो 2010 में इंडिया की टाइगर की पॉपुलेशन कितनी थी? 1411, यानी कि 1411, और आज कितनी हो गई? 2967, यानी कि हमने तो 2022 से पहले ही डबल कर दिया, और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आपको क्या याद रखना है? सेंट पीटर्सबर्ग गोल, ठीक है, टाइगर समिट 2022 तक डबल करना था, भारत ने पहले ही डबल कर दिया। अब बात उठती है कि जो क्वाड्रिनियल सर्वे है ये कौन कंडक्ट करता है? तो ये कंडक्ट करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो बनाया गया था 2005 में, और जिसके चेयरमैन कौन है? जिसके चेयरमैन रहते हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर। कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, आपको याद रखना है कौन? तो प्रकाश जावड़ेकर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके चेयरमैन, एस्टैब्लिश 2005 में। अब जरा फ्लैशबैक में जाते हैं, यानी कि करंट अफेयर्स में अभी थे इससे रिलेटेड। ओके, तो क्या है कि लार्जेस्ट इनब्रेड टाइगर पॉपुलेशन, so largest inbred tiger population is in राजस्थान, सरिस्का, रणथंभौर एंड मुकुंदरा हिल्स। तो राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व हैं, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। सो इनब्रेड टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देश में कहां पाए जा रहे हैं? तो वो राजस्थान में। और अगर बात करें कि टोटल जो टाइगर पॉपुलेशन है कितनी है राजस्थान में, तो वो कितनी है? 69 है, 3 टाइगर रिजर्व्स में। ठीक है, इसके अलावा जो है अब शिवालिक फॉरेस्ट को भी क्या कहा जा रहा है? डिमांड किया जा रहा है कि इसको जो है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाए। किसको? शिवालिक फॉरेस्ट को, जो कि वेस्टर्न यूपी में है। और अगर ऐसा हो जाता है, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो जाता है, तो ये यूपी का जो है फोर्थ टाइगर रिजर्व होगा यूपी का, और ये सेकंड होगा वेस्टर्न यूपी में। किसके बाद? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के बाद, जो कि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां है? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। कहां? तो वेस्टर्न यूपी में पहला था। दूसरा कौन हो जाएगा? शिवालिक फॉरेस्ट। और ये यूपी में कुल कितने हो जाएंगे टाइगर रिजर्व? कुल मिला के हो जाएंगे कितने? तो 4 टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, अब जब बात उठती है टाइगर रिजर्व की, तो कुल जो है टाइगर की पॉपुलेशन जो है आपने देख ली। तो टाइगर रिजर्व कुल कितने हैं देश में? कुल जो टाइगर रिजर्व हैं कुल 50 हैं टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुना श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सबसे पुराना है आपका जिम कॉर्बेट, और पहला प्रोजेक्ट था जो कि टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में आया था, उसके अंतर्गत शामिल किया गया था। और जो है बात करें कि सबसे ज्यादा ठीक है, सबसे ज्यादा जो है आपका टाइगर पॉपुलेशन किस टाइगर रिजर्व में है, तो ये मैं आपको जीके में बताऊंगा। और सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पे है, तो ये भी मैं आपको जीके में बताऊंगा। तो तब तक बने रहें। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर was the first parcel cargo with red chilies for export to Bangladesh flagged off? तो बांग्लादेश को निर्यात के लिए लाल मिर्च का पहला पार्सल कार्गो कहां से रवाना किया गया? तो ये रेलवे मिनिस्ट्री ने की है, और ये कहां से? तो ये आपका गुंटूर जिले, करेक्ट ऑप्शन है बी, गुंटूर जिले से रवाना किया गया। कहां के लिए? तो कहां के लिए? तो बांग्लादेश के लिए, और पहला ये जखीरा है। ठीक है, अब जब गुंटूर की बात होती है, तो गुंटूर जो है इनफैक्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है रेड चिलीज के मामले में। ये कहां है? तो आपका आंध्र प्रदेश में है। कहां है गुंटूर? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना इंफॉर्मेशन यहां पे काफी है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो यहां के आपके चीफ मिनिस्टर हैं कौन? तो जगन मोहन रेड्डी। आप देख लीजिए चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये है जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और कैपिटल क्या है? अमरावती इसकी कैपिटल है। अमरावती, एक अमरावती आपका महाराष्ट्र में है, लेकिन ये अमरावती क्या है? ये एक आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। तो हमारा 6th क्वेश्चन है आरसीएफ सफेरोला हैंड सैनिटाइजर हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय। तो आरएफ सफेरोला हाथ साफ करने वाला एक आईपीए जेल कब किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। क्या? तो राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड। तो इसने आरसीएफ सफेरोला जो है इसको प्रोड्यूस किया है। तो यहां देख लेते हैं
तो ये जो क्या है, ये एक हैंड क्लींजिंग जेल है जो कि स्किन फ्रेंडली मॉइस्चराइजर है जिसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आपको सैनिटाइजर से ज्यादा इसको याद रखना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये यूज होता है किसमें, हैंड सैनिटाइजर में, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दूसरा जो है इसमें एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट भी है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल ये नहीं आएगा कि, सवाल तो ये बहुत सिंपल सा हो गया कि आरसीएफ ने आपका क्या प्रोड्यूस किया है, आरसीएफ ने आपका प्रोड्यूस किया है आरसीएफ सफेरोला, लेकिन उसमें क्या कंस्टिट्यूएंट है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एलोवेरा, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें जो है विटामिन ई है और इसमें लाइम की फ्रेग्रेंस भी है, आप देख सकते हैं, ये रहा आपका आरसीएफ सफेरोला, ठीक है। अब जब आरसीएफ की बात हुई है तो आरसीएफ क्या है, एक मिनी रत्ना कंपनी है और लीडिंग प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर और केमिकल की। आपको पता होगा गांवों में उज्ज्वला, ये गांवों में उज्ज्वला जो कि खाद है और सुफला जो कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, ये आरसीएफ के ही प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब जो हमने ऑप्शन दिए हैं उनको भी जरा देख लेते हैं कि हेडक्वार्टर कहां है और कब फाउंड हुआ था, जरूरी है ना। तो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, 6 मार्च 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके सीएमडी है एससी मुदगेरीकर। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इसका ये पुणे में है, ये सीएसआईआर की लेबोरेटरी है, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, डायरेक्टर हैं अश्विनी कुमार नंगिया। फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये न्यू दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर 30 जून 1959 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके सीएमडी कौन है, श्रीकांत माधव वैद्या। और आईआईटी मद्रास की बात हुई तो इसका जो हेडक्वार्टर डेफिनेटली चेन्नई है, जब मद्रास है आईआईटी मद्रास, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और डायरेक्टर कौन है, भास्कर राममूर्ति। कौन है डायरेक्टर, तो भास्कर राममूर्ति। और दोस्तों आईआईटी मद्रास जो है ना, मैं यहाँ पे आपको हिंट देना चाहता हूँ, आईआईटी मद्रास और जितने भी आईआईटीज हैं ये अब बढ़ चढ़ के कोविड-19 को लेकर कुछ ना कुछ डेली ला रहे हैं। जैसे हमने कल देखा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने क्या किया है कि एक टेक्नोलॉजी, एक रोबोटिक आर्म निकाला है जो कि मतलब कि आपके आंखों को देखकर क्या है कि पढ़ लेगा, ठीक है, और आपको बता देगा। सो वो उनके लिए होगा जो सेरिब्रल पैलिसी से अफेक्टेड है, एसएसएमआई, ठीक है, तो उनके लिए वो यूज होगा। वैसे ही आईआईटी मद्रास ने भी एक रोबोटिक वो लाया था जिसमें कि साइन लैंग्वेज जो है, साइन लैंग्वेज के थ्रू क्या हो सकता है कि जो बेसिकली सुन नहीं पाते हैं तो आप यहां लिखेंगे, एक साइन लैंग्वेज लाया था, ठीक है, तो ये भी आईआईटी मद्रास ने इसकी खोज की। तो आप लोगों को जितने भी अभी आईआईटी मद्रास द्वारा, सॉरी आईआईटीज द्वारा डिस्कवरी हो रहे हैं, तो ये आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है, नहीं तो मैं कल एक लिस्ट जरूर ले आऊंगा, आज मैं भूल गया, कल ले आऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्योत्सना भट्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एन एमिनेंट। तो ज्योत्सना भट्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रख्यात क्या थी, तो वो क्या थी, वो एक स्कल्प्टर थी, यानी कि मूर्तिकार थी, ठीक है। यहाँ पे मूर्तिकार स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगा, उनकी फोटो यहाँ देख लीजिए, ये रही ज्योत्सना भट्ट, ये जो है सेरेमिक आर्टिस्ट थी। क्या थी, सेरेमिक आर्टिस्ट। अब मुझे कुछ एक उपयुक्त डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने स्कल्प्टर दे दिया, वो एग्जैक्टली मूर्तिकार नहीं थी, ठीक है, वो मूर्ति नहीं बनाती बल्कि वो सेरेमिक आर्टिस्ट थी। कौन, तो ज्योत्सना भट्ट, और इनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेरेमिक आर्टिस्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, सेरेमिक आर्टिस्ट। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। हमारा 8वां क्वेश्चन है, इन विच स्टेट असम कीलबैक स्नेक हैज बीन डिस्कवर्ड आफ्टर 129 ईयर्स। तो 129 वर्ष के बाद किस राज्य में असम कीलबैक सर्प की खोज की गई। एक सांप है कीलबैक, तो ये कहां खोजी गई, ये सी यानी कि असम, करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका सी, असम में जो है 129 साल बाद इस स्नेक को डिस्कवर किया गया, ठीक है। अब जब बात उठी है इतने सारे स्टेट्स की, तो जैसा कि हम करते हैं सबका गवर्नर और सीएम देखते हैं ना, तो यहां भी देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद असम कीलबैक स्नेक को भी देखेंगे। तो असम का जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, वो है आपके सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी, मेघालय के हैं कॉनरेड संगमा और गवर्नर है तथागत रॉय, नागालैंड के हैं नेफुई रियो और गवर्नर है आर.एन. रवि। अब आर.एन. रवि क्या है, ये बेसिकली मेरे ख्याल से एक इंटरलोक्यूटर भी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागालैंड के बीच में, तो वो गवर्नर भी हैं, कौन, आर.एन. रवि, ठीक है। अब जब इसकी बात हुई, मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं डिस्कस किया, तो कोई नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। यहाँ पे पहला ई वेस्ट क्लिनिक भी बना था मध्य प्रदेश का, भी हाल ही में न्यूज में था, ई वेस्ट क्लिनिक यहाँ आया था ना, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। यहाँ के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, क्योंकि जो लालजी टंडन है वो अभी कुछ हेल्थ रीजन से नहीं है, तो जब तक वो नहीं है तो एडिशनल चार्ज कौन संभाल रही है, आनंदीबेन पटेल, जो कि इनफैक्ट किसकी गवर्नर है, यूपी की गवर्नर ही है। और ये किस आर्टिकल में कहा गया है कि एक गवर्नर 2 या 3 स्टेट का पदभार संभाल सकता है, तो ये आर्टिकल किसमें 160 से लेकर 164 में कहा गया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से इतनी जानकारी आप लोगों को मिल जाती है, आई होप थोड़ा फास्ट होगा तो मुझे माफ कीजिएगा, ओके।
हमारा ये देखिए, असम कीलबैक को क्या बोलते हैं? हेर्पेटोरियस पियली। क्या बोलते हैं? असम कीलबैक का क्या है साइंटिफिक नेम? ये आ सकता है हेर्पेटोरियस पियली। ठीक है, ये एक स्नेक है जो स्पीस एंडेमिक टू कहां है? ये असम में ही केवल पाया जाता है और ये 129 साल बाद फिर से खोजा गया है। और ये लास्ट जो है ब्रिटिश टी प्लांटर सैमुअल एडवर्ड पील द्वारा 1891 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1891 में सैमुअल एडवर्ड पील द्वारा किया गया था, खोजा गया था। और इसलिए ये देखिए क्या है, पियली इसका नाम है। सो सैमुअल एडवर्ड पील आपको नाम याद है तो उसका साइंटिफिक नाम भी याद है, क्योंकि हम लोग सांप को क्या बोलते हैं? हर्प्स बोलते हैं ना, हेर्पेटोरियस। तो ये आपको याद रखना है। अब ये रहा सांप, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सांप क्या है? ये जहरीला नहीं है और ये जो है शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में असम के पाया जाता है। कहां पे? असम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां से ये जानकारी बहुत है। 90 क्वेश्चन पे आज आज बहुत लोग मरे हैं, नहीं? ठीक है, तो जैक चार्ल्टन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फेमस। सो जैक चार्ल्टन जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? सो करेक्ट ऑप्शन है सी, वो एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। कहां के? तो इंग्लैंड के फुटबॉलर थे। और जब इंग्लैंड ने 1966 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था, कब? तो 1966 में जब फीफा वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड ने, तो उस समय ये उस टीम के हिस्सा थे। कौन? तो जैक चार्ल्टन। और इनको जो है बिग जैक के भी नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बिग जैक के नाम से भी जाना जाता था। फीफा 1966 किसने जीता? तो इंग्लैंड ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर बिकेम सेकंड फास्टेस्ट टू रीच 4000 रन्स एंड 150 विकेट्स इन टेस्ट? सो कौन टेस्ट में 4000 रन और 150 विकेट तक पहुंचने वाला दूसरा सबसे तेज क्रिकेटर बना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बेन स्टोक्स, बी। कौन है? तो बेन स्टोक्स, जो कि अभी इंग्लैंड के कैप्टन है। और किसके साथ टेस्ट मैच चल रहा है? तो वेस्ट इंडीज के साथ। तो कल जो है इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया, सेकंड फास्टेस्ट टू रीच 4000 रन एंड 150 विकेट्स। और इससे पहले कौन है? इससे पहले है आपके गैरी सोबर्स, जिन्होंने की 63 मैचों में ही ये कारनामा कर दिखाया था। गैरी सोबर्स किसके? तो वेस्ट इंडीज के। ठीक है, और बेन स्टोक्स ने कितने में किया है? तो बेन स्टोक्स ने 64 मैचों में किया है। कितने में? तो 64 मैचों में। गैरी सोबर्स ने 63 मैचों में। ओके, तो यहां से इतनी जानकारी आपको मिलती है। अब हम लोग क्या बढ़ते हैं अपने आज के, यहां पे करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं टॉपिक ऑफ द डे पे। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सो आज का डिस्कशन है सुप्रीम कोर्ट ऑन हैंड कफिंग। अब जो हथकड़ी लगाई जाती है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले से जो है डायरेक्शन सेट किए हैं। और ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि ऐसा पाया जा रहा है कि जो विकास दुबे था उसको हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। ठीक है, और कहने का मतलब क्या है कि उसका कल इनकाउंटर हो गया, काफी न्यूज में भी था। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ये आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में जानना है तो डेली जो है मैं अपने फेसबुक पेज पे एक एक उसका एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूं। कल मैंने जो है अपने फेसबुक पोस्ट करंट अफेयर यूनिवर्स पे उसके इतिहास के बारे में डाला। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग हैंड कफिंग यानी हथकड़ी पे डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट क्या है कि इसको क्या करता है? इसको डिसअप्रूव करता है। क्यों? बोलता है ये इनह्यूमन है, अनरीजनेबल है। क्योंकि अगर वो अपराधी है तो क्या उसके ह्यूमन राइट नहीं है? उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं। और क्या है? ये इनह्यूमन है और इसको डिसअप्रूव करता है सुप्रीम कोर्ट। और 1995 में रूलिंग दी थी। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि क्या है कि जो आपका जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो उससे रेस्ट्रिक्ट होता है। और बिना जुडिशियल कंसेंट के अगर आप किसी को हथकड़ी लगाते हैं, जुडिशियल कंसेंट आपने पकड़ा है उसको, और अगर बिना जुडिशियल कंसेंट के अगर आप हथकड़ी लगाते हैं तो क्या है? वो इलीगल है। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने 1995 की रूलिंग में कहा। और ये भी कहा कि अगर पुलिस को लगता है कि नहीं वो बहुत ही कुख्यात अपराधी है और हथकड़ी नहीं लगाएंगे तो भाग जाएगा या कुछ कर देगा, तो पहले क्या करना है? पहले उनको क्या करना है कि जिस भी प्रिजनर को पकड़ना है पहले उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। और फिर मजिस्ट्रेट अगर कहता है तभी वो उसको हथकड़ी लगा सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि विकास दुबे के केस में उसको ट्रांजिट में रखने के दौरान भी पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, बल्कि हम सुनते हैं कि उसने सरेंडर किया और 24 घंटे बाद क्या उसका इनकाउंटर हो गया। किसका? तो विकास दुबे का। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के जो है ना तो कोई हैंडकफ था ना कुछ था, तो पहले किसकी परमिशन चाहिए? तो मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद 1980 में प्रेम शंकर शुक्ला और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान रूलिंग दी कि जो हैंड कफिंग है ये आर्टिकल 21 के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ है। तो राइट टू लाइफ के खिलाफ है क्या? तो आपका हैंड कफिंग।
ठीक है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने और दो आर्टिकल्स की मेंशन की। पहला क्या, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसको भी हाईलाइट किया इसी केस में। तो दोस्तों आपको आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 इसके बारे में पता लग गया। हैंडकफिंग की रूलिंग क्या है 1995 क्या है कि बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के आप किसको हैंडकफ नहीं लगा सकते, और लगाते हैं तो क्या ये इनह्यूमन प्रैक्टिस आप लगाई मतलब, ठीक है। तो किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हैंडकफिंग पे रूलिंग दिया, और मेरे को बताना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको आज यहाँ पे डिस्कस किया। ये आपको जो भी लीगल एग्जाम दे रहे हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब यहां पे आज का डिस्कशन खत्म करते हैं, अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, जीके, स्टैटिक जीके, जो कि हमने किससे निकाले हैं आपके करंट अफेयर से। ओके, देखिए सबसे पहला है वंगारी मथाई, हमने देखा ना यूएनईपी है ना, पहला वाला क्वेश्चन था। सो वंगारी मथाई जो कीनिया की हैं, ये पहली अफ्रीकन वुमेन है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, किसके लिए, पीस के लिए जीता था। कब जीता था, 2004 में, और ये जो है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के लिए भी जानी जाती हैं। और वंगारी मथाई ने 1972 में यूएनईपी की स्थापना की थी, किसके साथ मिलके, मॉरिस स्ट्रॉन्ग, जो कि कनाडा के बिजनेसमैन है। कौन, तो मॉरिस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आगे दूसरा, द इस्तांबुल प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब आया था, 2011 में आया था। और ये क्या करता है, ये 48 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को क्या करेगा, 2020 तक पॉवर्टी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो इस्तांबुल प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2011 में आया था, और इसके अंतर्गत ये रखा गया कि 2020 तक जो 48 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें से आधे लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। क्या, इस्तांबुल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। सो काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है ये यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स है, कितना है, तो 104। तो घनत्व जो है सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व का कहाँ है, काजीरंगा में है। और ये जो है प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड है। और ये टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर हुआ था, आपका 2006 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था। अब काजीरंगा किस चीज के लिए फेमस है, काजीरंगा जो है आपका राइनोज, वन हॉर्न राइनोज के लिए भी फेमस है, एलिफेंट्स के लिए भी फेमस है। कहां पे है, तो आसाम में है काजीरंगा। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी टाइगर कहां है, काजीरंगा, ठीक है। अब दूसरा है कॉर्बेट टाइगर पार्क, जो कि फर्स्ट टू कम अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। कब आया था प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी है, कहां ये, आपका उत्तराखंड में। और यहां पे सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, घनत्व है किसमें, काजीरंगा में, लेकिन सबसे ज्यादा टाइगर कहां है, 208, तो आपका उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर पार्क में। आपको ये बिल्कुल ही याद रखना है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अब दूसरा है एबोर एक्सपीडिशन। सो एबोर एक्सपीडिशन क्या है, ये एक मिलिट्री एक्सपीडिशन था जो ब्रिटिशर्स ने लिया था अबोर्स इन 1911। सो ये अबोर प्रजाति पाई कहां जाती है, ये असम और अरुणाचल के बॉर्डर पे ये बेसिकली पाई जाती है अबोर प्रजाति। और 1911 में ये अबोर एक्सपीडिशन लिया था किसने, तो ब्रिटिशर्स ने। ये एक मिलिट्री एक्सपीडिशन है, ये आपको याद रखना है। कहां, अबोर्स एक्सपीडिशन 1911, ठीक है। कहां, असम अरुणाचल बॉर्डर पे, जो कि पहले नेफा भी कहलाता था, नॉर्थ ईस्टर्न जो है आपका फ्रंटियर वो, ठीक है। अब अगला हमारा है जीके कि करीमुल हक ऑफ वेस्ट बंगाल। करीमुल हक वेस्ट बंगाल, ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इनको हम लोग बाइक एम्बुलेंस दादा के नाम से भी जानते हैं। सो वेस्ट बंगाल के हैं करीमुल हक, इनको बाइक एम्बुलेंस दादा के नाम से भी जानते हैं। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, क्यों, क्योंकि ये जो धलाबिरी गांव है वहां से लोगों को बाइक पे बैठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनको पहुंचाते हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, बाइक एम्बुलेंस दादा। वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन कमरुल हक भाई मस्ती चढ़ गई। और ऐसे समाज सेवा करने वाले बहुत हैं जिनको मस्ती चढ़ गई, सनक चढ़ गई, बोला नहीं भाई अब करना है तो करना है। ऐसे समाज सेवकों को देश को बहुत जरूरत है, सही मायने में यही सोशल वर्कर्स हैं, ठीक है, ना कि वो जो कि हो हल्ला करते रहते हैं, ठीक है। तो इनको क्या किससे सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से। इनको क्या बोला जाता है, बाइक एम्बुलेंस दादा करीमुल हक। लास्ट है हमारा पब्लिक अकाउंट कमिटी वाज फर्स्ट कंसीव्ड इन द ईयर 1921 इन द वेक ऑफ मॉन्टेगू किम्स फॉर्म्ड रिफॉर्म्स। तो 1999 में ये रिफॉर्म्स आया था, और उसके बाद 1921 में पब्लिक अकाउंट्स कमिटी आई थी। और मैंने ये जीके क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के अभी जो चेयरमैन है वो कौन है, अनिरुद्ध चौधरी, जो कांग्रेस के हैं, ठीक है। अधीर रंजन चौधरी, सॉरी कौन, तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के हैं, ठीक है। ये पैक के चेयरमैन हैं। और पैक में आपको पता होता है कि कितने मेंबर होते हैं, कुल मिला के 22 मेंबर होते हैं, और लोकसभा में के 15 और राज्यसभा के 7। सो 22 मेंबर, लोकसभा 15, 7 राज्यसभा। पब्लिक अकाउंट कमेटी ये लोकसभा नियुक्त करती है, अधीर रंजन चौधरी इसके चेयरमैन है। और मैंने क्यों पूछा, क्योंकि कोविड-19 में बोला कि इसको हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, कल की बात है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन ने ऐसा कहा। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी अलॉन्ग विद एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये तीनों क्या है, आपका
स्टैंडिंग कमिटी है और ये तीनों ही फाइनेंस से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी है। और पब्लिक अकाउंट कमिटी करती क्या है, तो ये कैग के रिपोर्ट को जो क्या है ये पढ़ती है, उसका रिव्यू करती है, किसके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट को। कौन, तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो है आज का करंट अफेयर और जीके शो खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को हमारा शो, हमें जरूर बताइएगा। जी हाँ, लगता है मुझे थोड़ा सा मैंने ज्यादा टाइम ले गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन इतना रहता है कि कोशिश करने के बावजूद भी क्या है कि कवर हो नहीं पाता है, ठीक है। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो जी हाँ, जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और प्लस जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, अलविदा।